नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो रही है। बैठक को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाली इस बैठक के लिए मरीन कमांडो से लेकर NSG तक की तैनाती हो चुकी है। NSG और मरीन कमांडो पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही किसी विस्फोटक या IED की जांच के लिए स्कैनर और खोजी कुत्तों को लगाया गया है। इस बीच कार्यक्रम में बड़े बदलाव की बात सामने आई है। दरअसल टूरिज्म वर्किंग ग्रुप सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशी मेहमान अब बारामूला के गुलमर्ग नहीं जाएंगे। अधिकारियों ने आखिरी मिनट में ये बदलाव किया है। हिरासत में लिए गए ओवर ग्राउंडर वर्कर के खुलासे के बाद G20 के मेहमानों की यात्रा को पॉश होटल तक ही सीमित किया गया है। बता दें कि मीटिंग से पहले NIA ने रविवार को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर मोहम्मद उबैद मलिक को गिरफ्तार किया था। वहीं कश्मीर में होने जा रही G20 बैठक से पाकिस्तान बेचैन है और इसीलिए उनके नेता भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। अब इसी कड़ी में पड़ोसी मुल्क के विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने रविवार को कहा कि कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करके भारत कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दबाने में सफल नहीं होगा। वहीं श्रीनगर में G20 की एक बड़ी बैठक शुरू होते ही पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा प्लान के तहत एक नया दांव चल दिया है। पाकिस्तान ने G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के विरोध में 100 से ज़्यादा फर्जी हैशटैग को वायरल करने का प्लान बनाया। इन संदिग्ध हैशटैग की पहचान खुफिया एजेंसियों ने की है। यह पाया गया कि 100 से ज़्यादा फेक प्रोफाइल बनाकर G20 बैठक के खिलाफ प्रोपेगेंडा को ट्रेंड कराने की कोशिश की गई। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे कश्मीर में इसको करने का मौका दिया और G20 आज से शुरू होने वाला है तो उसका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, क्योंकि ये हमारे कश्मीर के लिए, हमारे कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ही है। चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म हो, हर एक चीज़ ये डेवलपमेंट के लिए है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट को कि हमें इस चीज़ को करने का मौका दिया। हमें तो जो बाहर से डेलीगेट्स आए हैं उनका आप वेलकम करते हैं? मैं वही बोला ना इससे पहले भी, क्योंकि हम मोस्ट वेलकम उनके लिए। ये सब हमारी डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, तो ये पहली बार हमारे कश्मीर में कुछ ऐसा हो रहा है। तो तहे दिल से शुक्रिया गवर्नमेंट को भी और मोस्ट वेलकम डेलीगेट्स को। आपको लगता है कि थोड़ा सिटी को भी बूस्ट मिला है, सिटी सजाई जा रही है? मुझे लगता है कि जब से ये कश्मीर गवर्नमेंट आई है तब से मुझे लगता है पहली बार कश्मीर में कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये इससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। तो आज से शुरू हो रहा है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड। देखिए, आज से जो G20 की मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है, सबसे पहले तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने पूरी कंट्री में से कश्मीर को चूज़ किया इस टूरिज्म की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर माना जाता है हमारी नेचुरल खूबसूरती के लिए, यहाँ के लैंडस्केप और यहाँ की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस के लिए। सो ये G20 की जो टूरिज्म के रिलेटेड मीटिंग है, इसके लिए हम आज सारे डेलीगेट्स का वेलकम करते हैं जो जम्मू कश्मीर खसूसन श्रीनगर सिटी आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि पूरी आवाम जो कश्मीर वैली की है वो बहुत ही पॉजिटिव इस चीज़ को देख के ले रही है और बहुत ही खुश है, क्योंकि उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला कल है, वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हमारी पूरी कंट्री इंडिया के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाला है। साथ ही साथ हम ये भी देखें कि जो फैसिलिटीज़, जो अरेंजमेंट्स, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे की गई हैं वो काबिल तारीफ़ है। हमने देखा कि डल लेक में या सिटी के अलग अलग इलाकों में मार्कोस कमांडोज, NSG के कमांडोज हैं जो पूरी सिक्योरिटी के कंसर्न को देख रहे हैं। सो काबिल तारीफ़ है और आवाम भी यही चाहती है कि ये जो मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है बहुत ही पीसफुली ये मीटिंग हो यहाँ पे। इसका एक असर ये भी देखने को मिला है कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जो पिछले कई सालों से चल रहा था, उसमें भी काफ़ी स्पीड अप किया गया है और उस स्पीड अप की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी खुश है, क्योंकि एक नया आउटलुक देखने को मिल रहा है। जब आप बाहर श्रीनगर में निकलते हैं तो आपको बेशक यकीन से कह सकते हैं कि यूरोपियन सिटी की वो फील आ रही है जो कि लिवेबल सिटीज़ कहलाती है। और एक बहुत बड़ा मौका है यहाँ के यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि
Y20 की भी एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे डिफरेंट यूथ जो डिफरेंट कंट्रीज़ के थे वो आए और कश्मीर के बच्चों से मिले। सो एक बेहतरीन कल्चरल जिसको एक्सचेंज का प्रोग्राम कहते हैं वो किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, दोनों डिपार्टमेंट्स बहुत ही 24 घंटे इस चीज़ पर लगे हुए हैं, चाहे वो जम्मू रीजन के बच्चे हों या कश्मीर रीजन के बच्चे हों, हर कोई इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। आज देखें पूरी वैली इस चीज़ को लेकर वेलकम कर रही है। जगह जगह पे आप बैनर्स देखेंगे, जगह जगह पे आप छोटे से होर्डिंग्स देखेंगे, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, फिलैंथ्रोपिस्ट हो, एवरीबडी इज वेलकमिंग ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो आज SKICC में या डिफरेंट लोकेशंस पे जाने वाले हैं। देखिए जी, मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, तो मुझे लगता है कि G20 से काफ़ी जो यूथ है उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ये देख सकते हैं आप कि मतलब कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है इस चीज़ को लेके। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इससे थोड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ? हाँ, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मतलब कश्मीर को चुना है इस बार G20 के लिए, तो आई थिंक जो कश्मीरी यूथ है वो इन चीज़ों में एंगेज होगा आगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सही रहे, और जहाँ का जो यूथ है उनको अपने अलग अलग फील्ड में जो वो कर रहे हैं उनको वहाँ फ्यूचर मिले और ग्रोथ मिले। कहीं ना कहीं G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू होने वाली है। इसी को लेकर जहां सुरक्षा व्यवस्था सरकार की ओर से चप्पे चप्पे पर कड़ी कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं इससे तिलमिलाया हुआ है। भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर 100 से ज़्यादा फेक प्रोफाइल बनाकर G20 बैठक के विरोध में प्रोपेगेंडा ट्रेंड कराने की कोशिश भी की गई, और खुले तौर पर चाइना भी पाकिस्तान के साथ यहां पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और इसी बीच तुर्की के भी साथ खड़े होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत में होने वाली इस बड़ी बैठक से पाकिस्तान और उसके समर्थक मुल्क कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता कश्मीर से रविंदर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। रविंदर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कब बैठक शुरू होगी? तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है? क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। मार्कोस कमांडो के साथ साथ NSC कमांडो जो हैं उनको भी तैनात किया गया है। CRPF की 32 कंपनियां जो हैं वो श्रीनगर में पहुंच चुकी हैं। उनके कमांडो जो हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। कहा जाए तो पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर घाटी का संभाग हो, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है, क्योंकि G20 की मीटिंग जो होने जा रही है उसमें 25 देशों के करीब जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले मीटिंग जो बताई जा रही थी कि गुलमर्ग और उसके साथ कई इलाकों में होनी थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते उन मीटिंग को वहां से कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे कि आतंकी हमला कर सकते हैं, और इसी को देखते हुए वेन्यू जो है वो चेंज कर दिया गया है। क्योंकि कल ही एक आतंकी जो है जैश ए मोहम्मद का पकड़ा गया, और उससे पहले एक ओवरग्राउंड वर्कर जो है उसको पकड़ा गया था। उसी ने खुलासा किया कि आतंकी जो है वो 26/11 जैसा हमला करने की फिराक में है, और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका है, खास करके POK के अंदर ISI और जो आतंकियों के आका है, और खासकर पाकिस्तानी सेना जो है वो पूरा साथ दे रही है उन आतंकियों को इस ओर धकेलने के लिए, ताकि कश्मीर घाटी के अंदर जो है हालात को खराब किया जाए। क्योंकि G20 की मीटिंग कश्मीर घाटी में हो रही है, यहाँ की फिजा जो है वो बदल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको ये चीजें पच नहीं रही है। और साथ ही में चाइना जो है
जिसने G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लिया है, उसको भी कहीं ना कहीं ये चीजें हजम नहीं हो रही और वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, क्योंकि हमेशा से ही आतंकवाद का साथ जो है वो पाकिस्तान देता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से G20 की मीटिंग जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर ली गई है। वही जम्मू के अंदर भी कहा जाए तो G20 की जो मीटिंग होने जा रही है उसका स्वागत यहाँ पर कुछ पार्टियों ने ढोल और नगाड़ों के साथ किया है। बिल्कुल, ढोल और नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। लेकिन रविंदर, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को यह समझाएं कि दरअसल जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक के मायने क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा संदेश जाएगा, इससे भारत की छवि और कितनी मजबूत होगी, और कहीं ना कहीं क्या वाकई में पाकिस्तान, चाइना और उसके साथ तुर्की भी इसी वजह से अब तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंदर श्रीवास्तव लगातार हमें जानकारी दे रहे थे कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा चाक चौबंद है, एनएसजी मरीन कमांडो लगा दिए गए हैं, पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है, और कहीं ना कहीं बड़ा संदेश G20 की इस बैठक का जो कि जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, क्योंकि भारत की छवि ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे और मजबूत होगी, और बल्कि कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर भी पूरे देश में और पूरे विश्व में एक बड़ा संदेश सकारात्मक रूप से जाएगा। और इसी वजह से शायद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान के साथ चाइना ने भी दूरी बना ली है। G20 की बैठक में चाइना शामिल नहीं हुआ और कहीं ना कहीं तुर्की भी अब पाकिस्तान का साथ देते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में बड़े सवाल ये कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उभरती हुई छवि से वाकई में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसा देश, जो इस वक्त कहीं त्राहिमाम कर रहा है आर्थिक स्थिति के चलते, जहां पर रोजी रोटी का संकट लोगों के सामने खड़ा है, वो अपने देश की अंदरूनी हालात को छोड़कर भारत की तरफ कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। 100 से ज्यादा फेक अकाउंट्स कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनसे इस G20 बैठक के खिलाफ फर्जी हैशटैग प्रोपेगेंडा ट्रोल कराने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर। चलिए इसी बड़ी खबर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतन तिवारी कांग्रेस नेता और पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सहगल साहब आपसे करूंगा, क्योंकि राजनीति का मुद्दा नहीं है, देश की कहीं ना कहीं छवि इससे विश्व स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर बढ़ेगी। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक कहा जा सकता है जो कश्मीर में हो रही है G20 की, भारत के लिए? ये बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हिंदुस्तान की छवि जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी और हिंदुस्तान पूरी दुनिया को दर्शा सकेगा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद में कश्मीर में स्थिति जो है बहुत ही इंप्रूव हो चुकी है जी। यूथ्स में बड़ा उत्साह है, टूरिज्म जो है बहुत बड़े पैमाने पर उठ खड़ा हुआ है, वहाँ पे व्यापार जो है बहुत बड़ा बढ़ रहा है। अगर आप देखो स्विट्जरलैंड जो है, वहाँ पे तकरीबन 60 to 70 मिलियन पीपल पर्यटक, फॉरेन पर्यटक हर साल आते हैं जी। जबकि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कश्मीर में इस साल 1.8 मिलियन टूरिस्ट आए हैं जी। जबकि हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन स्की स्लोप्स हैं जी। श्रीनगर की स्विट्जरलैंड है, उसकी एवरेज हाइट 5500 फुट है और हाईएस्ट फीचर है युंगफ्राउ जो 7900 फुट है। ठीक है। यहाँ पे आपका साउथ में बनियाल है,
नॉर्थ में राजस्थान पास है, जी ईस्ट में आपके ये क्या कहते हैं जुजिला है, वेस्ट में आपके ये पीर पंजाब रेंजेस है। ठीक है। हर एक में 15-16 हजार फुट के पहुंच जाते हैं। फाइनल स्की स्लोप्स हैं, 6 फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी में आते हैं। ठीक है। तो रिवर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म बहुत बड़े। फिर आपका कम से कम $60 बिलियन का फ्रूट पैदा होता है। जी और इस फ्रूट आज टेक्नोलॉजी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी शक्ल को, उसकी अकल को, उसकी महक को कायम रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लगाने के लिए। ठीक है। फिर कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है दुनिया में मशहूर है, उससे जी। बेहतर हैंडीक्राफ्ट नहीं है। फिर जो कश्मीर का केसर है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। जी अभी मौका दिया जा रहा है पूरी दुनिया को कश्मीर की खूबसूरती को खुद महसूस करने के लिए, कश्मीर के बढ़ते हुए स्तर को देखने के लिए, कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट को देखने के लिए, कश्मीर के बेहतरीन केसर को देखने के लिए और कश्मीर के फल को खाने के लिए। इससे सुनहरा मौका तो हिंदुस्तान को पहले मिला नहीं था। पाकिस्तान को जबरदस्त आपत्ति है, ये कहकर कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। जब ये मीटिंग चल रही है उसी समय 3 दिन की यात्रा पर है इस समय बिलावल भुट्टो, जबकि पाकिस्तान में जबरदस्त समस्याएं हैं। इस समय वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और सिक्योरिटी क्राइसिस है। उसको नजरअंदाज करते हुए बिलावल भुट्टो जो है पीओके में पहुंच गए हैं ये कोशिश करने के लिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से और टेररिज्म के माध्यम से किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। जी एससीओ मीटिंग में वो बुरी तरह से ह्यूमिलिएट होके गए, जहां भी उनको सिवाय ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। वो दुनिया को क्या दर्शाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो टूट रहा है, उसके बावजूद उनकी प्रायोरिटीज कंप्लीटली मिसप्लेस्ड है। बजाय पाकिस्तान को सुधारने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए वो कश्मीर को और हिंदुस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी दूसरे लफ्जों में अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। और जहां तक चाइना को भी काफी आपत्ति है, वो तो एक किस्म से लंगोटिया यार है पाकिस्तान का। कहता है उनकी फ्रेंडशिप इज हायर देन द हिमालयाज एंड डीपर देन द ओशंस। चाइना का जो सीपेक है हिंदुस्तान की टेरिटरी से होके जाता है और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि वो हमारी सेंसिटिविटी को, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, सॉवरेनिटी को का उल्लंघन कर रहे हैं और हम किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करते। जी जहां तक टर्की का ताल्लुक है, टर्की भी पिछले जब से एर्दोगन आए थे तब से टर्की जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली चाइना ने कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर लिया है सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को भी। शायद वो भी इसको बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह तक उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था। वो मीटिंग में आए या नहीं आए वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया से अनेकों डेलीगेट्स आए और वो खुद कश्मीर की खूबसूरती को देखेंगे। कश्मीर के टूरिज्म को बहुत बड़े पैमाने पर उछाल मिलेगा। 40 साल के बाद में बॉलीवुड जो है बड़े पैमाने पर कश्मीर में आ रहा है। 300 से ज्यादा मूवीज के लिए साइन कर लिया गया कश्मीर को। और अगर कश्मीर में टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ेगा। जब पर्यटक आता है तो वहाँ के होटल्स में रहेगा, वहाँ के रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पे ट्रेवल करेगा, फिर वहाँ से हैंडीक्राफ्ट खरीदेगा, वहाँ से केसर खरीदेगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, लोगों की आमदनी बढ़ती है। एंड टूरिज्म इज द लार्जेस्ट सिंगल एम्प्लॉयर द वर्ल्ड वाइड टुडे। ठीक है, मैं आऊंगा सहगल साहब आपके पास। प्रमुख साहब, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का प्रयास सराहनीय है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में इस तरह की बैठक का आयोजन होना ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ा संदेश देता है। लेकिन 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिए। चाइना उसके साथ खड़ा है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो बाकी के कहीं ना कहीं देश हैं, चाहे आप तुर्की की बात कर लीजिए, चाहे आप सऊदी अरेबिया की बात कर लीजिए, या अभी जो सहगल साहब बता रहे थे कि इजिप्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव में है इस वक्त। आपको नहीं लगता कि भले ही पाकिस्तान क्राइसिस में है पॉलिटिकली, भले ही पाकिस्तान क्राइसिस में इकोनॉमिकली, लेकिन बावजूद इसके कश्मीर के मुद्दे पर वो चाइना जैसे मुल्क को, तुर्की जैसे मुल्क को, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क को और इजिप्ट जैसे मुल्कों को, अगर 5-5 मुल्क कहीं ना कहीं साथ खड़े हो जाएंगे तो इससे भी जो विश्व ग्लोबल स्तर पर जो इमेज है उसका ऊपर कहीं ना कहीं असर नहीं आएगा। एक दूसरा ये
कि ठीक है आप G20 की बैठक करवा रहे हैं, आपने एनएसजी लगा दी वहाँ पर, आपने मरीन कमांडो लगा दिए, यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एनएसजी कब लगाई जाती है, जब कोई आपके ऊपर राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा का खतरा। और उसी तरह की स्थिति आज कश्मीर में देखने को मिल रही है। लेकिन जब वहाँ पर इस तरह के व्यापार के लिए कुछ बड़े लोग आएंगे, बड़े प्रभावशाली कहीं ना कहीं अगर कश्मीर में आते हैं, तो क्या 24 घंटे उनको सुरक्षा के तले ही काम करना होगा? ये दो चीज़ें हैं, इनको कैसे आप टैकल करेंगे? केंद्र सरकार इसको कैसे टैकल करेगी? जी सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा गहन क्वेश्चन जो है निकाल कर जी सहगल साहब ने बहुत अच्छे से किया है और सारी चीज लगभग क्लियर हुई है जी। लेकिन ये जो गहन क्वेश्चन आया है वास्तव में सब लोगों तक जाना चाहिए। देश जी। की जनता जो है वो कश्मीर पर सुनना चाहती है, कश्मीर के बारे में जानकारी चाहती है। बिल्कुल। 370-35 ए जैसी धारा हटने के बाद कि सरकार की नीति क्या है। लेकिन आपने मुझे जो 5 कंट्री गिनाए हैं कि जिनको G20 को लेकर टेंशन है, उसमें पाकिस्तान या चाइना की भी मैं बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इनका ये काम है, ये पूरे समय से लगे हुए हैं। इनका यही रोना रहा कि कश्मीर का हिस्सा है, उसमें विवाद रहा, प्रयास रहा। लेकिन बड़ी बात जो निकल कर आई है 2014 के बाद जो नेतृत्व भारत में आया है सरकार का, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से विदेश नीति के ऊपर काम किया गया, एक टीम बनाकर टीम वर्क काम किया गया, पूरे विश्व को ये पहले बताया गया है कि भारत का जो अभिन्न अंग की बात करते हैं हम कश्मीर की, वो बात नहीं करते और तथ्य के साथ रखते हैं कि हमारा ये अभिन्न अंग है। हमने समय समय पर इसको साबित किया है और आज ये भी एक बड़ी परीक्षा के साथ, तथ्य के साथ। देखिए, बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं कि आप जिन कंट्रियों की बात कर रहे हो इन पर तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। अब से पहले तो अमेरिका और इंग्लैंड को भी दिक्कत हुआ करती थी, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। चाइना तो हमारे साथ खिलाफ था ही। चाइना ने जितनी इस देश की सीमाएं और पाकिस्तान ने जितना इस देश को नुकसान पहुंचाया 47 के बाद, वो विश्व स्तर पर अगर आप जानकारी करें तो 2014 में पहली बार नकेल डालकर उसकी औकात बताने का काम इस भारत की सरकार ने किया है। वो चाइना भी है, वो पाकिस्तान भी है, वो और ऐसे कंट्री है, तुर्की वगैरह को तो हमें देने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा नेतृत्व बहुत शानदार है और विदेश नीति के साथ हमारी सरकार इस पर काम कर रही है और ये बड़ी उपलब्धि। ये जिसका आपने कहा है कि जैसे हमने आतंकवाद को खत्म किया ना, ऐसे बिजनेसमैनों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था ऑटोमेटिक इस देश में होगी। पाकिस्तान या चाइना जैसी कोई औकात ताकत नहीं रहेगी कि वो भारत की तरफ नजर उठाकर देखे। भारत इसी विदेश नीति पर काम कर रहा है और तरीके से काम कर रहा है, नीति के साथ काम कर रहा है। आज विश्व का पटल पर आप देख रहे हो कि भारत कहां खड़ा है, 2 महाशक्तियां आपस में लड़ रही हैं। और बड़ी बात और विदेश नीति की सफल नीति जो बात मैं कहूंगा, सहगल साहब बैठे हैं विश्लेषण करने के लिए, वो भारत सरकार की ये है, भारत के प्रधानमंत्री की ये है कि दोनों ही विश्व की महाशक्ति चाहते हैं कि भारत मेरे साथ। और भारत की विदेश नीति ये है कि दोनों से ही सामान्य और शानदार संबंध बनाने के पास सबसे पहले भारत की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का जहां भी सिस्टम हमारा जिसके साथ कामयाब है वहां सम्मत उसको लेकर काम करने का ये काम ये सरकार कर रही है। तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हम तथ्य के साथ बोल रहे हैं, डिबेट में हवा के साथ बात नहीं कर रहे। आप इस G20 के बाद एक बदला हुआ भारत, बदली हुई ताकत इस देश में देखने जा रहे हैं। चाइना हो या पाकिस्तान हो, तुर्की हो या कोई और कंट्री हो जिनका मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बिल बिला सकते हैं, एक नूह की नौक के बराबर भारत पर उंगली नहीं उठा सकते। ऐसे नेतृत्व के साथ ही मीटिंग होने जा रही है, आप इसको देखिए, होने दीजिए, एक शानदार कश्मीर का बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है रतन तिवारी जी, कहीं ना कहीं प्रमुख साहब जो बात कह रहे हैं कि भारत की जो छवि है ग्लोबली इससे बहुत ज़्यादा उठ जाएगी और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि केंद्र के पास जो नेतृत्व है वो एक ऐसा नेतृत्व है जो पूरे विश्व में भारत को और भारत की छवि को उभारने का काम कर रहा है।
आशीष भाई, आपका नमस्कार करता हूं। हमारा G20 का जो सम्मेलन है जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, जी बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के अंदर G20 का सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें 25 देशों के 150 से ज्यादा अतिथि आएंगे और भारत अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लगातार हमारे कश्मीरी पंडित हो या हमारे जवान हो या कश्मीर के जो आम नागरिक हो, लगातार मारे जा रहे हैं हर 2, 4, 6 दिन में, महीने में। तो क्या उस आतंकवाद को खत्म करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, क्या उस पे पार पा लिए? सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने जो नोटबंदी की है वो आतंकवाद पे प्रहार है। तो नोटबंदी हुई और नोटबंदी फिर हो गई, अभी 2000 का नोट भी बंद हुआ, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी देश के विकास के लिए हर प्रकार से किसी भी पार्टी की सरकार हो उसके साथ खड़ी है, लेकिन जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, किसानों को जो दुगना देने की बात थी, युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, अच्छे दिन की बात थी, महंगाई की बात थी, उस पे भी बात होनी चाहिए, उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि G20 सम्मेलन से उन गरीबों को, उन किसानों को, छोटे छोटे लोगों को इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आशीष भाई, ठीक है। सहगल साहब, आपने डिफेंस के सेक्टर में एक लंबा समय दिया है, एक लंबा अनुभव है। जो बात रतन तिवारी कह रहे हैं कि G20 से जो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग है उसको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला, क्या वाकई में आपको लगता है कि G20 की जो बैठक कश्मीर में होने जा रही है, ये बैठक जो निचले स्तर का कहीं ना कहीं तबका है, जो मध्यम वर्ग है, उसको भी फ़ायदा पहुंचा पाएगी, या सिर्फ ये आपकी प्रतिष्ठा को उभारने का, आपकी छवि को उभारने का ही काम करेगी? ये बहुत बड़े पैमाने पर मैंने कहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होगी। वहाँ पे बेरोजगारी जो थी, बेरोजगारी दूर होगी, नौकरियां बड़े पैमाने पर, टूरिज्म जो है मैंने कहा वन ऑफ द लार्जेस्ट। लेकिन होगा कैसे? यही सवाल रतन तिवारी पूछ रहे हैं। रेवेन्यू जनरेटर, तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ये जितने जो हाउस बोट्स हैं कंप्लीट फुल जा रहे हैं, जितने होटल्स हैं पूरे फुल जा रहे हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं पूरे चल रहे हैं, कारोबार जो है बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है, आपका हैंडीक्राफ्ट बहुत बड़े पैमाने पर बिक रहा है जी, आपका फल बड़े पैमाने पर बिक रहा है। दुनिया खुद देखेगी और महसूस करेगी कि आप में वहाँ कितनी से ज्यादा शांति हो चुकी है, कितनी ज्यादा उन्नति हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ गया है, IITs वहाँ आ गए हैं, IIMs वहाँ आ गए हैं, हेल्थ केयर बढ़ गया है, एजुकेशन बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है। और बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ नेशनल इमेज की प्रोजेक्शन का ताल्लुक है, पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, बजाय कि कांग्रेस वक्ता का कोई अच्छा अलग विचार हो, बीजेपी का अलग विचार हो जी। इट्स अ नेशनल एफर्ट इन प्रोजेक्टिंग द इमेज ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान के इमेज की बात करते हैं, और जहां तक आतंकवाद का क्वेश्चन है, 90% आतंकवाद खत्म हो चुका है, बाकी 10% जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा, और जब तक पाकिस्तान की आर्मी और ISI का मुख्य मुद्दा रहेगा कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाना, तब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। एक सेफ सेंचुरी है, 7 वाली कंट्री में सेफ सेंचुरी है, वो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ टेररिज्म की फैक्ट्री लगी हुई है, उनको हर प्रकार की शय देते हैं, पैसा देते हैं, वेपन देते हैं, ड्रोन्स के माध्यम से भेजते हैं। ऐसे में जितना मर्जी कोशिश कर लो, जब उनको अपने जान की परवाह नहीं है, जो आपके देश में आते हैं, तो कुछ हद तक तो 5% 10% सक्सेसफुल होंगे, लेकिन 90% जो उनके कमांडर्स हैं उनको खत्म कर दिया गया है। ऑपरेशन ऑल आउट बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ है। और जहां तक ये G20 का मीट है, मेरे मुताबिक एक फील्ड राइट भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं पैदा कर सकेगा इन तमाम डेलीगेट्स के लिए। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान कितने बड़े पैमाने पर मजबूती प्रदान कर रहा है G20 मीट को। और बहुत ही अच्छा है कि G20 को कश्मीर में रखा गया और दुनिया को दिखाया गया है, और दुनिया को मौका दिया गया है खुद देखने के लिए कि कितना सुधार हुआ है उधर कश्मीर में, और टूरिज्म का कितना तिवारी जी आ रहा हूँ जी, सहगल साहब बात एनवायरनमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी। सहगल साहब बड़े अच्छे जानकार हैं और जानकारी अच्छी दे रहे हैं।
सहगल साहब, हम इस G20 का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने पहले ही उत्तर में कह दिया कि इसका मैं सम्मान करता हूं। अगर देश का विकास होगा तो कांग्रेस पार्टी इस देश के साथ खड़ी है, इस देश की सरकार के साथ खड़ी। लेकिन समस्या सहगल साहब ये है कि प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो आपको भी पता है। 9 वर्ष हो गए, 18 करोड़ रोजगार देने हैं। क्या G20 से 18 करोड़ रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे? ये मेरा सवाल है, इस पे जवाब दीजिए आप। कश्मीर में क्या ताल्लुक है, कश्मीर के युवकों को रोजगार बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। 18 करोड़ की बात करिए सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं कहूं कि 60 to 90 मिलियन टूरिस्ट हर साल आते हैं जी स्विट्जरलैंड में। हमारे 1.8 मिलियन से अगर 5 मिलियन या 10 मिलियन हो जाए तो कश्मीर में 90% यूथ को रोजगार मिल जाएगा और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की हो जाएगी। ठीक है, लेट्स नॉट बी नेगेटिव, लेट्स नॉट बी पेसिमिस्टिक। आई हैव ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। मैंने कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है और रिटायरमेंट के बाद भी बड़े पैमाने पर वहां गया हूं। मैं हर साल वहां जाता रहा हूं और हर साल वहां 30 से 40 युवकों को शोपिया में, पुलवामा में, कुलगाम में, अनंतनाग में देश के साथ जोड़ता रहा हूं और वहां पे फरिश्ते भी जाने के लिए घबराते हैं। मैं रतन तिवारी जी को गारंटी करता हूं, जहां मैं जाता रहा हूं वहां वो नहीं जा सकते। पाकिस्तानी टीवी रोज मेरी फोटो दिखाते थे, कहते थे ये रिटायर्ड जनरल है हिंदुस्तान की, जो कश्मीर की भावी आजादी के लिए खतरा है, इनको जिंदा वापस मत जाने दिए। उसके बावजूद मैं हर साल वहां जाता रहा, 15-15, 20-20 दिन वहां रहता रहा और सारे के सारे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करते रहे। हिंदुस्तान की जो छवि है उसको उधर वहां पे लोगों ने मेरे को खुद बताया, वहां के अवाम ने बताया, उनके माँ बाप ने बताया, बच्चों ने बताया कि हमारे सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमारी अपनी सरकारों की कमजोरी थी। उन्होंने कहा हुर्रियत जो है हमारी अपनी सरकारों की क्रिएशन थी। ये कौन है हुर्रियत? उन्होंने कहा ये हुर्रियत कहता है कि मैं भी पार्टी टू डिस्प्यूट हूँ। ये डिस्प्यूट तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। हुर्रियत को खड़ा किसने किया? हुर्रियत को खड़ा किया, हुर्रियत को रिकॉग्निशन किसने दी है? हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने। फॉर हेवन सेक, जहां तक कंट्री की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, जहां तक कंट्री के फ्यूचर का ताल्लुक है, जहां सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का ताल्लुक है, लेट्स स्पीक इन वन वॉइस। और बजाय कि हमने ये चुने कि ये प्रधानमंत्री की जबरदस्त कोशिश है कि बेरोजगारी जो दूर की जाए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जाए। उनका सारा के सारा मुद्दा है कि जो सबसे गरीब आदमी है, ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान उसकी तरफ है। चलिए ठीक है, गरीब है उसकी तरफ। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जनधन जी, आपका हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ, आपका एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, ये सारी चीज, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा सहगल साहब आपके पास। प्रमुख साहब, G20 की बैठक कश्मीर में हो रही है, अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। कहीं ना कहीं जिन 5 देशों का जिक्र हो रहा है वो अगर तिलमिला रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये उनका विश्व के अंदर अच्छा संदेश उन्हीं के लिए नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि धारा 370 हटने के बाद जो टारगेट किलिंग्स हैं वो अभी तक बंद नहीं हो पाई हैं। उसके ऊपर केंद्र सरकार को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। सत्यपाल मलिक जिस तरह से अब पुलवामा मामले पर सवाल उठा रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार एक बार फिर कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को कैसे आप लोग इंश्योर करेंगे? केंद्र सरकार कैसे जो टारगेट किलिंग्स हैं, टेररिज्म्स हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं टेररिज्म से जुड़ी हुई, इनको कहीं ना कहीं रोकना बहुत ज़रूरी है। देखिए आशीष सर, सरकार जिस तरह से काम कर रही है और उसका रिजल्ट जो आपके सामने प्रत्यक्ष में आ रहा है जी, और जिस तरह से सहगल साहब ने कहा कि 90% जो है जो कश्मीर की हालत थे उसमें सुधार हुआ जी। कश्मीर में आज हम G20 की बात कर रहे हैं बैठकर, पूरा विश्व बैठकर देख रहा है कि भारत आखिर कर क्या रहा है। इस कश्मीर में एक नेता जाने के लिए हुर्रियत का आपने नाम लिया, किन्होंने पाला हुर्रियत? जिन्होंने बनाया उनके नेताओं की ताकत नहीं कि वो कश्मीर में घूम जाए। आज विश्व का डेपुटेशन, आपका विश्व का टॉप बिजनेसमैन और टॉप लीडरशिप कश्मीर में जा रही है। क्या वो देख नहीं रहे कि वो कश्मीर में G20 की बैठक में शामिल हो रहे हैं? वहां इतना खतरा है जी। तो वो जाने का वो उठा लेंगे माजदा। उन्हें पता है कि नेतृत्व वहां किसका है, पहले जैसा नेतृत्व नहीं है, ठीक है, जो वहां 70 वर्षों से चल रहा था।
कि सैनिकों के सर कटकर चले गए और कहते थे ऊपर से दबाव है। अब 40 के बदले 400 मारे जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होता है। और सतपाल पर बोलता हूं, अगर सतपाल मलिक में इतना दम था, ईमानदार व्यक्ति था, एजेड आदमी है, तो उसी दिन बैठकर बोल देना चाहिए था जिस दिन उसकी बात नहीं सुनी गई थी, और इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसके बाद मजे लेते हो, दो प्रदेशों के राज्यपाल बने बैठे रहे, और राज्यपाल हटे और आपकी कोई बात हुई या जांच होने लगी तो आप उसमें कमी दिखने लगी। ये कौन सा न्याय की बात है, कौन सी ईमानदारी की बात है? कैसे आपकी बात को सत्य मान लेगा ये देश? कैसे मान लेंगे ये लोग कि आप सत्यता से बोल रहे हो या दबाव में बोल रहे हो या कोई राजनीतिक फायदा नहीं है इसलिए बोल रहे हो? अगर आप में दम था तो समय से बोलते। और कांग्रेस ने जो किया ना, कांग्रेस ने लाखों वर्ग किलोमीटर इस देश की सीमाएं चाइना और पाकिस्तान को दान स्वरूप दी हैं। आप वो घेट में हाथ देकर निकालने का काम करती है भारत की सरकार। और ये 5 जो देश है ना, ये पिट्ठू होते हैं आपस में एक दूसरे के, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूं भारत के साथ विश्व की शक्ति खड़ी है और मानती है भारत का लोहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न है, कोई छेड़ नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं, G20 नहीं, जो चाहेंगे वो कश्मीर में करें। ठीक है।